चलाता था। वो अपनी बेटी के साथ रहता था और उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। हम देख पाते हैं एक दिन विलियम टैक्सी चला रहा था और तभी रास्ते में रायट शुरू हो गए थे, यानी दंगे। तो वो वहाँ से जल्दी टैक्सी लेकर भागने लगता है। लेकिन तभी एक आदमी उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, हमें हॉस्पिटल तक छोड़ दो। तो वो उसे हॉस्पिटल छोड़ अपने घर चला आता है। हम देखते हैं कि वो एक रेंट के घर पे रहता था और उसने 4 महीनों से रेंट भी नहीं भरा था। और उसकी लैंडलॉर्ड आकर उसे बताती है 10 लाख हो चुके हैं, कब पैसे दोगे। वो कहता है जल्दी दे दूंगा। फिर वो अपनी बेटी लिली के साथ खाना खाता है और रात को वो रेडियो पे सुनता है कि राइट्स बढ़ चुके हैं, मतलब उसकी कमाई बहुत कम हो जाएगी। बट उसे रेंट भी देना है और उसकी बेटी के लिए अच्छे जूते भी लेने हैं। तो वो सोचता है ये सब वो कैसे मैनेज कर पाएगा। अगले सीन में हम एक पीटर नाम के जर्मन रिपोर्टर को देखते हैं जो पिछले 8 सालों से जापान में रह रहा था और वो अपने कुछ दोस्तों से मिलने चाहता है। अपने दोस्तों से उसे पता चलता है कि साउथ कोरिया में दंगे हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने मोर्चा निकाला है। पीटर फिर तुरंत साउथ कोरिया आ जाता है उस न्यूज़ को कवर करने। सियोल में वो एक दूसरे रिपोर्टर से मिलता है जो उसे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता है कि दंगे ग्वांगजू नाम के शहर में हो रहे हैं और तो और इन दंगों के बारे में दुनिया से छिपाया जा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं विलियम अपने दोस्त के साथ लंच कर रहा था एक रेस्टोरेंट पर। वहाँ पे वो अपने दोस्त से हेल्प मांगता है ताकि वो घर का रेंट भर सके। वहीं दूसरे टेबल पे कुछ और टैक्सी ड्राइवर्स भी लंच कर रहे थे और उनमें से एक कहता है पता है मुझे एक फॉरेनर के द्वारा बुक किया गया है और सिर्फ ग्वांगजू ले जाने के मुझे 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। हम समझ पाते हैं ये फॉरेनर और कोई नहीं बल्कि पीटर है। वो कहता है मैं खाना खाकर जल्दी से क्योको थिएटर पे जाऊंगा और उसे पिकअप कर लूँगा। ये सुनकर विलियम तुरंत हंसता खेलता वहाँ से भाग जाता है क्योको थिएटर की ओर। वहाँ पहुँचते ही वो पीटर को देख लेता है। वो कहता है सर आपकी सवारी आ गई। तो दूसरा रिपोर्टर जो था वो कहता है मैंने तो प्राइवेट टैक्सी बुक करी थी, तुम्हारी तो वो नहीं है। विलियम कहता है सर सारे लोग बिजी हैं इसलिए मुझे आना पड़ा, आप मेरे साथ चलो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरा रिपोर्टर पूछता है इंग्लिश आती है। तो विलियम टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर दिखाता है। तब पीटर और विलियम ग्वांगजू के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वहाँ असली टैक्सी ड्राइवर आता है और उसे देख दूसरा रिपोर्टर सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसने कौन से टैक्सी ड्राइवर के साथ पीटर को भेज दिया। वहीं रास्ते में पीटर विलियम से कहता है प्लीज़ गो फास्ट। विलियम कहता है यू डोंट वरी मी बेस्ट ड्राइवर, यू स्लीप गोइंग यू फार। और ऐसे ही कई सारे वो लाइट पंच लाइन्स मारता है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। कुछ देर बाद ग्वांगजू से 30 किलोमीटर पहले ही उन्हें एक चेक पोस्ट मिलता है जहाँ पे साउथ कोरियन आर्मी उन्हें रास्ते पे ही रोक देती है और सोल्जर्स के कहने पर विलियम टैक्सी घुमा देता है। फिर पीटर पूछता है दिस वे ऑल्सो ग्वांगजू। विलियम कहता है नो ग्वांगजू, आर्मी से नो, वी गो डायरेक्ट सियोल। पीटर कहता है क्या? इट्स ओके नो प्रॉब्लम, नो ग्वांगजू नो मनी। विलियम कहता है क्या? अरे भाई इतने गैस जो जलाए मैंने उसका क्या? फिर विलियम एक दूसरे जंगल के रास्ते से ग्वांगजू के लिए निकल जाता है, लेकिन वहाँ पे भी सोल्जर्स मिल जाते हैं और वो वहाँ से उसे जाने से रोकते हैं। तंग आकर विलियम कह देता है देखो ये जो बंदा पीछे बैठा है वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, अपनी यूएस की फ़्लाइट छोड़कर वो कुछ इंपॉर्टेंट पेपर लेने को आया है। तो सोल्जर्स उसके झूठ पे विश्वास कर उन्हें जाने देते हैं। थोड़ा आगे बढ़कर विलियम पैसे मांगता है पर पीटर कहता है फर्स्ट ग्वांगजू देन मनी। विलियम कहता है कोरियन स्टाइल, फर्स्ट मनी देन वर्क और आई विल गो बैक टू सियोल। पीटर उसे आधे पैसे देता है और कहता है बाकी के काम के बाद। अब वो दोनों ग्वांगजू पहुंच जाते हैं और वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था और पूरा रास्ते सुनसान थे। अचानक उन्हें एक ट्रक मिलता है जिसमें कुछ लड़के थे। पीटर टैक्सी से उतरकर उनसे मिलने जाता है और वो ये देख खुश हो जाते हैं कि कोई रिपोर्टर उनकी बातों को दुनिया तक पहुँचाने आया है। उनमें से एक जेम्स नाम का बंदा था जिसे इंग्लिश आती थी। तो वो बताता है हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं और उनके साथ पीटर भी चला जाता है। और विलियम कहता है मैं टैक्सी से आ जाऊंगा तुम्हारे पीछे पीछे। लेकिन विलियम मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से सियोल को निकल लेता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी लेडी मिलती है और वो उसकी हेल्प मांगती है और न चाहते हुए भी विलियम उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। लेडी उसे एक हॉस्पिटल चलने को कहती है और हॉस्पिटल पे उसे पीटर और बाकी लोग मिल जाते हैं, यानी वो सेम हॉस्पिटल था जहाँ पीटर, जेम्स और बाकी लोग गए थे। तभी पीटर विलियम पे नाराज़ हो जाता है कि वो भाग क्यों गया, क्योंकि पीटर की एक इम्पॉर्टेंट बैग विलियम की टैक्सी पे छूट गई थी। तो फिर विलियम उसकी बैग उसे देता है और कहता है मैं भाग नहीं रहा था और मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी बैग मेरे टैक्सी में है। फिर वो पीटर और जेम्स को टैक्सी में बैठा लेता है क्योंकि जेम्स वहाँ का लोकल था, उसे इंग्लिश आती थी। तो पीटर उसे अपने साथ रहने को बोलता है।
टैक्सी ड्राइवर विलियम रिक्वेस्ट करता है कि 7 बजे सियोल वापस चलेंगे, चाहे जो भी हो जाए। वो लोग शहर के बीचों बीच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग भीड़ में खड़े थे। सारे लोग रिपोर्टर को देख खुश हो जाते हैं कि अब उनकी बात दुनिया तक पहुँचेगी। फिर वो लोग बिल्डिंग के टेरेस पे जाते हैं जहाँ पे एक लोकल रिपोर्टर था। वो कहता है, खुद का ध्यान रखना तुम लोग, क्योंकि गवर्नमेंट फॉरेन रिपोर्टर्स और उनके हेल्पर्स को हंट कर रही है। हम देखते हैं नीचे खड़ी भीड़ चिल्लाती है कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन कभी झुकेंगे नहीं। और तभी सोल्जर्स गोली चलाना शुरू कर देते हैं ताकि भीड़ वहाँ से भाग जाए। पीटर कहता है ये हमें नीचे जाकर शूट करना होगा, और वो सारे नीचे जाते हैं और उस भीड़ में शामिल होकर वहाँ के माहौल को शूट करते हैं। लेकिन फिर सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उन्हें भागना पड़ता है, क्योंकि वहाँ डिफेंस के ऑफिसर्स नॉर्मल ड्रेस में आ जाते हैं और वो पीटर को फिल्म करते सब देख लेते हैं। वो लोग तुरंत वहाँ से भागते हैं और जेम्स को रास्ते में छोड़कर फिर सियोल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी उनकी टैक्सी काम करना बंद कर देती है, पर उनकी हेल्प डेविड नाम का लोकल टैक्सी ड्राइवर करता है। वो उसकी टैक्सी को मैकेनिक के पास ले जाता है और मैकेनिक कहता है 2 घंटे लगेंगे। विलियम सियोल जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था क्योंकि उसकी 11 साल की बेटी अकेले घर पर थी। विलियम को टेंशन में देख पीटर को लगता है कि उसे पैसे की ज़रूरत है, तो वो उसे पैसे दे देता है। लेकिन विलियम गुस्सा हो जाता है और कहता है पैसे नहीं चाहिए, और पीटर को धक्का दे देता है। पीटर को कोरियन नहीं आती थी तो वो उसकी बात को नहीं समझ पाता। तभी जेम्स वहाँ पे आता है और पीटर को इंग्लिश में बताता है विलियम के बारे में। और यहाँ हम उस मासूम से हंसते खेलते टैक्सी ड्राइवर के अंदर के फादर को देख पाते हैं, जो यूँ तो बहुत ही अच्छा है बट अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करता है। अब डेविड उन लोगों को अपने घर ले जाता है और उस रात अपने साथ ही रहने को कहता है एंड खाने को भी देता है। टीवी पे ये न्यूज़ आ रही थी, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के कारण कई सोल्जर्स घायल हो गए हैं, एक सिविलियन की जान भी गई है। ये न्यूज़ देख डेविड को गुस्सा आ जाता है क्योंकि असल में सोल्जर्स सिविलियंस को बेरहमी से मार रहे हैं। इवन जो प्रोटेस्टर्स उनके हाथ आ रहे हैं उन्हें भी वो बेरहमी से मार दे रहे हैं, और तो और भीड़ में भी गोलियां चलाई जा रही हैं। यही सच्ची न्यूज़ यानी सोल्जर्स की असलियत को ग्वेंगजू के एक न्यूज़पेपर फैक्ट्री के वर्कर्स छिपकर न्यूज़पेपर प्रिंट कर रहे थे। लेकिन काम कंप्लीट होने से पहले फैक्ट्री ओनर आकर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं खुद का नुकसान नहीं होना चाहिए, जो हो रहा है उसे होने दो, यानी कि सच की आवाज़ को दबा दी जा रही थी। असल में सोल्जर्स जुल्म कर रहे थे, पर न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा था कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर सोल्जर्स को मार रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत था। दूसरी तरफ टीवी पे न्यूज़ देख पीटर कहता है वापस जाते ही मैं सच टेलीकास्ट ज़रूर करवाऊंगा। तभी उन्हें कुछ ब्लास्ट का आवाज़ सुनाई देता है और वो देखते हैं टीवी स्टेशन पे आग लग गई है। तो सारे वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे सोल्जर्स भी आ रहे थे, और कुछ ऑफिसर्स पीटर को शूटिंग करता देख समझ जाते वो फॉरेन रिपोर्टर है। तभी जेम्स पीटर और विलियम को लेकर भागता है। वो एक बिल्डिंग में छुपते हैं, लेकिन जेम्स पकड़ा जाता है और ऑफिसर्स कहते हैं जेम्स की जान के बदले तुम्हें कैमरा हमें देना होगा। विलियम पीटर को कहता है देखो ऑफिसर कैमरा मांग रहा है तो दे दो, वरना जेम्स को मार देंगे। जेम्स चिल्लाकर इंग्लिश में कहता है कि चाहे जो भी हो जाए कैमरा मत देना, पूरी दुनिया को बताओ यहाँ पे क्या किया जा रहा है हम लोगों के साथ। तभी किसी तरह पीटर और विलियम कैमरा दिए बिना वहाँ से भाग निकलते हैं और वापस डेविड के पास आकर उसके घर पहुँचते हैं। डेविड पूछता है जेम्स किधर है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। वो दोनों थोड़ा आराम करते हैं। तभी विलियम अपनी स्टोरी पीटर को बताता है। दरअसल विलियम पहले सऊदी अरेबिया में काम करता था और पैसे भी बहुत कमाए थे, लेकिन एक दिन अचानक उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो इलाज में बहुत से पैसे खर्च कर देता है। तब उसकी वाइफ उसे कहती है जो बचे हुए पैसे हैं उससे एक टैक्सी खरीद लो, ताकि बाद में कुछ काम न भी हो तुम्हारे पास तो तुम टैक्सी चला पाओ और ख़ुद के लिए डेली अर्निंग्स कर पाओ। विलियम कहता है मैं टैक्सी को न खरीद अपनी वाइफ का इलाज करवा सकता था, लेकिन मेरी वाइफ और मैं हम दोनों समझ चुके थे कि अब कोई भी इलाज उसे नहीं बचा पाएगा। एंड फिर उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है और विलियम और उसकी छोटी बेटी लिली अकेले रह जाते हैं। उसके बाद विलियम हर रोज़ ड्रिंक करने लगता है, लेकिन तभी एक दिन जब उसकी नींद खुलती है वो देखता है अपनी बेटी को कि वो अपने मॉम के क्लोथ्स को पकड़ कर रो रही थी। उस दिन वो समझ पाता है उसकी बेटी लिली के पास विलियम के सिवा कोई नहीं है, तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए पीना छोड़ देता है। वो कहता है इसलिए मैं ऐसा हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी के सिवा और कुछ भी नहीं सोचता, मैं सिर्फ उसे खुश रखना चाहता हूँ, चाहे जो हो जाए मेरी बेटी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और हम देख पाते हैं अगली सुबह विलियम वहाँ से छिपकर सियोल के लिए भाग जाता है,
लेकिन डेविड उसे देख लेता है और उसे रोक कर एक दूसरा नंबर प्लेट देता है, क्योंकि सियोल के टैक्सी के नाम से सब वाकिफ थे। इसलिए डेविड उसे ग्वांगजू शहर का नंबर प्लेट देता है ताकि विलियम सेफली वहाँ से निकल सके, और वो उसे पैसे भी देता है और कहता है कि ये पीटर ने दिए हैं। विलियम पैसे लेने के लिए मना कर देता है, लेकिन डेविड उसे फोर्सफुली दे ही देता है। लौटते वक्त रास्ते में वो अपनी बेटी के लिए प्यारे से जूते खरीद लेता है और फिर एक रेस्टोरेंट पे खाने को रुकता है, और वहाँ वो दूसरे लोगों से सुनता है ग्वांगजू शहर में सियोल के लोग आकर दंगे कर रहे हैं। मतलब कि बाहर के लोगों को गलत न्यूज़ बताया जा रहा था और असली सच को छिपाया जा रहा था। ये देख विलियम को बहुत बुरा लगता है। फिर वो वहाँ से सियोल के लिए निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में उसके अंदर की इंसानियत जाग जाती है और उसे सियोल जाने नहीं देती, और वो तुरंत पीटर और बाकियों की हेल्प के लिए ग्वांगजू निकल जाता है। लेकिन उसके पहले वो अपनी बेटी को फ़ोन कर बोलता है कि वो जल्दी घर आ जाएगा। उसके बाद विलियम डेविड के घर जाता है तो उसकी वाइफ बताती है कि हॉस्पिटल में सब लोग हैं। हॉस्पिटल पे विलियम देखता है कि लोग कितनी बुरी तरीके से घायल हैं, और पीटर और डेविड शॉक में होते हैं क्योंकि जेम्स की लाश उन्हें मिलती है, यानी कैमरा नहीं देने पर जेम्स को सोल्जर्स के द्वारा बेरहमी से मार दिया गया। विलियम पीटर को कहता है ये सब शूट करो, तुम ही हो जो दुनिया को सच दिखा सकते हो। फिर वो लोग हॉस्पिटल के दूसरे साइड से निकलते हैं और देखते हैं कि कोरियन सोल्जर्स कैसे ग्वांगजू के लोगों को मार रहे हैं। सारे टैक्सी ड्राइवर्स अपने टैक्सी को बैरियर जैसे यूज़ कर घायल लोगों को बचाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। यहाँ कोरियन सोल्जर्स जिन लोगों को मार रहे थे वो तो प्रोटेस्टर्स भी नहीं थे, वो लोग सिर्फ लोकल्स थे जो अपने घायल साथियों को लेने आए थे, पर सोल्जर्स उन पर भी बेरहमी से गोलियां चला रहे थे। अब विलियम और पीटर वहाँ से सियोल के लिए निकलते हैं क्योंकि अब उन्हें बाहर निकलकर दुनिया को सच दिखाना होगा। लेकिन रास्ते पे मिलिट्री थी तो वो चेक करती है टैक्सी को, और जो बंदा चेक करा था उसे टैक्सी के डिक्की में पुराना नंबर प्लेट मिल जाता है, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये टैक्सी सियोल की है। लेकिन वो सोल्जर इस बात को दबा देता है और बाकियों से कहता है सब ठीक है, इन्हें जाने दो। तभी एक सोल्जर कहता है अभी इन्फॉर्मेशन आई है किसी भी फॉरेनर को जाने न दिया जाए। लेकिन विलियम टैक्सी बहुत तेज़ी से वहाँ से चलाकर भाग निकलता है। वह सारे सोल्जर उसका पीछा करते हैं और विलियम को बचाने के लिए जंगल के रास्ते से डेविड और उसके साथी टैक्सी ड्राइवर्स आकर विलियम की मदद करते हैं। इस लड़ाई में बाकी सारे टैक्सी ड्राइवर्स खुद की कुर्बानी देते हैं कि सिर्फ विलियम और पीटर दुनिया तक सच को दिखा पाएँ। विलियम सोल्जर्स के बचकर पीटर को वापस सियोल एयरपोर्ट छोड़ देता है। यहाँ पे डिफेंस सिक्योरिटी का हेड ये पता कर लेता है कि पीटर की फ़्लाइट सुबह 10 बजे की है, तो वो उसे पकड़ लेंगे। लेकिन पीटर अपनी फ़्लाइट एयरपोर्ट पहुँचते ही चेंज करवा लेता है और वापस जापान जाने से पहले वो विलियम से उसका नाम और नंबर लेता है ताकि वो वापस आकर उसकी टैक्सी की मरम्मत करवा पाए। एंड हम देख पाते हैं वो दोनों अब दोस्त भी बन चुके थे, और विलियम अपनी डिटेल्स उसकी डायरी पर लिख देता है। एंड देन वो दोनों गुड बाय शेयर करते हैं। उसके बाद विलियम घर आकर अपनी बेटी लिली से मिलता है। दूसरी तरफ पीटर जापान पहुंचकर अपनी टीम को वो रिकॉर्डिंग दे देता है और फिर पूरे दुनिया को सच पता चल जाता है। हम देखते हैं कुछ दिनों बाद पीटर अब कोरिया वापस आता है और विलियम के लिए पता करने की कोशिश करता है, लेकिन सोर्सेस से पता चलता है कि विलियम नाम का कोई भी टैक्सी ड्राइवर नहीं है और उस नाम का फ़ोन नंबर भी मौजूद नहीं है। मतलब विलियम ने अपना नाम और नंबर गलत बताया था, यानी वो टैक्सी ड्राइवर मदद कर अपना नाम भी बताए बिना चला गया। फिर दिखाते हैं साल 2003 में पीटर एक कॉन्फ्रेंस में था जहां वो सबको बताता है कि उसने क्या क्या देखा था 1980 में ग्वांगजू में, और उसने उस दिन एक सबसे ज़्यादा बहादुर टैक्सी ड्राइवर से मिला था। और वो कहता है मैं उसे दोबारा ज़रूर मिलना चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। इधर विलियम पेपर में यही बातें देखता है और कहता है मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मैं सिर्फ तुम्हें पेपर पे ही देख कर मिल पाऊँगा। और यहाँ पे ये खूबसूरत कहानी ख़त्म हो जाती है। लास्ट में हमें असली पीटर का भी क्लिप दिखाया जाता है जिसमें वो विलियम के बारे में बोल रहा था कि वो उसे दोबारा मिलना चाहता है। वो कहता है अगर मैं इस फुटेज के ज़रिए तुमसे दोबारा मिल पाऊँ और तुम्हारे साथ पूरे सियोल को घूम सकूँ तो मैं सच में बहुत खुश होऊंगा। तो अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन होगा वहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे। तो दरअसल उनकी यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ग्वांगजू के प्रोटेस्टर की बातों को न समझकर वहाँ पे मार्शियल लॉ लगा दिया। मार्शियल लॉ के तहत मिलिट्री जो चाहे एक शहर पे कर सकती है, और इस कारण कोरियन मिलिट्री वहाँ पे सबको मारना शुरू कर देती है। जो रास्ते में दिखते उसे मारती और सारे जगह कर्फ्यू लग जाता है, और ये ख़राब हालत ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रही थी। तो यही बातें अब ग्वांगजू वाले चाहते थे कि दुनिया को पता चले, लेकिन मिलिट्री ने असली बात को दबाकर ये दिखाते हैं ग्वांगजू के लोग मिलिट्री पर हमला कर रहे हैं, रूस बहुत के सोल्जर्स घायल हो रहे हैं और कईयों की मृत्यु भी हो रही है, जो कि पूरा झूठ था।
पर तभी टैक्सी ड्राइवर की हेल्प से ग्वांगजू पहुंचकर पीटर इन सब बातों की फिल्मिंग करता है और फिर बहुत स्ट्रगल और लोकल्स की हेल्प के बाद सियोल वापस आता है और वहां से जापान पहुंचकर सारी रिकॉर्डिंग को टेलीकास्ट करवा देता है। पर बीच रास्ते में विलियम और पीटर को एक दूसरे को अलविदा कहना पड़ता है और उसके बाद पीटर कहता है वो विलियम से दोबारा मिलना चाहता है क्योंकि उसकी हेल्प के कारण ही आज ग्वांगजू को इंसाफ मिल पाया है। लेकिन विलियम ने अपना नंबर और नाम गलत बताया था तो पीटर उसे दोबारा कभी नहीं मिल पाता और 2016 में पीटर की मृत्यु भी हो जाती है। एंड ये बात